हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जो संजीव डेस्क वर्क है उसके मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 पर चर्चा कर रहे हैं। यह अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन की संरचना चित्रित कीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये ब्यूटेनॉन है, अर्थात ब्यूटेन प्लस नॉन जो कीटोन ग्रुप है उससे मिलकर के ये बना हुआ है। आइए इसकी चर्चा देख लेते हैं। पहले इसकी संरचना देख। यहाँ पर जो उत्तर 3 लिखा हुआ है, ये दोनों ही संरचनाएं आपके ब्यूटेनॉन की हैं। ये जो पहली संरचना है, दूसरी संरचना इसी का विस्तृत रूप है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कार्बन की संख्या आपको 4 करनी है। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये ब्यूटेन हो गया। और ये C डबल बॉन्ड O जो है ये कीटोन समूह है जो कि हमेशा बीच में लगता है, जिसको हम नॉन कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉन। इस तरीके से आपको जो है ब्यूटेनॉन की संरचना बनानी है। अगर प्रोपेनॉन होता तो आप इसमें से एक कार्बन कम कर देते, यानी एक CH2 ग्रुप आपका इसमें कम हो जाता। इस तरीके से अगर एथेनॉन होता तो फिर जो एथेनॉन बनना इसका संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें समूह कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन समूह हमेशा बीच में लगता है। तो जो कीटोन समूह होता है हमेशा बीच में लगता है। तो इस तरीके से ब्यूटेनॉन की संरचना हम बना लेंगे। ब्यूटेनॉन जिसमें भी लगेगा नॉन शब्द, उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगेगा और वो हमेशा बीच में लगेगा। दूसरा प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक मिलकर के कोई अवक्षेप झाग जैसा पदार्थ बनाते हैं, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है PbNO3 ये एक्वस है, प्लस Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, और इनसे मिलकर के जो है लेड आयोडाइड बन गया, प्लस KNO3 बन गया। यहाँ लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला झाग मिलता है, इसलिए ये अभिक्रिया जो है एक अवक्षेप अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, तनुकरण किसे कहते हैं? देखिए, तनु का मतलब होता है पतला करना। अम्ल और क्षार है, जब इसमें हम पानी मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार जो होता है, यानी कि H धनायन और OH ऋणायन की जो सांद्रता होती है वो कम होती चली जाती है, अर्थात अम्ल और क्षार पतला होता चला जाता है। इसको आप इस उदाहरण से, सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे छाछ है, और छाछ में जैसे जैसे आप पानी मिलाएंगे तो छाछ आपकी पतली होती चली जाएगी, तो यानी उसको बोलेंगे हम छाछ तनु हो गई। ऐसे ही अम्ल और क्षार हैं हमारे पास में। अम्ल और क्षार में जब हम पानी मिलाएंगे तो अम्ल में तो H धनायन की सांद्रता कम हो जाएगी, और क्षार की OH माइनस जो आयन है उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। इसे हम तनुकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम और सूत्र लिखिए। देखिए, एल्यूमिनियम जो धातु होती है उसके एक अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट। अब अयस्क क्या होता है ये आपने पढ़ लिया है। अयस्क जो होता है उस खनिज के टुकड़े को कहा जाता है जिसमें धातु अधिक मात्रा में और अधात्री या गंदगी या जो गैंग होती है वो कम मात्रा में होती है, उसे हम अयस्क कहते हैं। इससे धातु प्राप्त करना आसान होता है। तो एल्यूमिनियम का ऐसा ही अयस्क होता है बॉक्साइट, और इसका सूत्र आप यहाँ देख सकते हैं। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, जिसका सूत्र है Al2O3 और 2H2O। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कॉपर का कॉपर पाइराइट्स होता है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी क्यों होती है? देखिए, आलिंद हमारा जो हृदय होता है वो 4 खंडों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। नीले से जो रुधिर होता है वो पूरे शरीर में जाता है, विशेषकर से बाएं जो नीले होता है उससे जो रुधिर होता है पूरे शरीर में जाता है, इसलिए उसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, क्योंकि उस पर जोर ज़्यादा पड़ता है।
मस्तिष्क के 3 भागों के नाम लिखिए। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र का निरीक्षण करें और नामांकित भागों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर जो ए दर्शाया हुआ है वो अंडवाहिनी है, बी जो है वो अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और ये अंडाणु अंडवाहिनी में आते हैं। सी जो भाग है वो गर्भाशय का होता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है और भ्रूण यहाँ जो सी वाला जो भाग है गर्भाशय यहाँ आकर के चिपक जाता है, यहीं पर वो बड़ा होता है। डी वाला जो भाग होता है उसे हम योनि कहते हैं। इस तरीके से ये ABCD के भाग हैं। अगला प्रश्न है, जीन प्रारूप किसे कहते हैं? जीनोटाइप। देखिए दो होते हैं, आपने पढ़ा होगा, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। तो जीव की जीनी संरचना को देख करके, आनुवंशिक संरचना को देख करके जो उनका अनुपात तैयार किया जाता है उसे हम जीनी प्रारूप अनुपात कहते हैं। और एक संकर के लिए आपने देखा होगा 1:2:1 होता है। लक्षण प्रारूप अनुपात आपका 3:1 होता है। एक शेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखता है? देखिए शेविंग दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण में आप जानते हो कि जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, बड़ा होता है और सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। शेविंग दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और हमेशा सीधा बनता है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? देखिए हमारा जो नेत्र होता है इसमें फोकस दूरी को ऑटोमेटिक समायोजित करने की क्षमता होती है, इसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कैमरे वाला जब फोटो खींचता है तो वो आपको आगे पीछे करता है या अपने कैमरे को घुमाता है, इस तरीके से वो उसकी फोकस दूरी को सेट करता है। लेकिन हमारी जो नेत्र होती है, भगवान ने हमें ये क्षमता दी है कि हमारा नेत्र स्वयं ही जो है ऑटोमेटिक आगे पीछे होकर के स्वयं हमारी जो फोकस दूरी होता है उसकी को सेट कर लेता है और उसका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनता है। तो हमारे नेत्र गोलक द्वारा या उभयतर लेंस द्वारा फोकस दूरी को स्वयं समायोजित कर लेने की जो क्षमता होती है उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? यदि देखिए परिपथ में अगर प्रतिरोध का मान घटाना है तो हमें उसे समांतर क्रम में लगाना चाहिए। देखिए आपने प्रतिरोध वाला पाठ पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है। एक श्रेणी क्रम में जिसमें कि 2 या 3 जो प्रतिरोध होते हैं उनको एक ही क्रम में लगाया जाता है। दूसरा होता है समांतर क्रम, जिसको एक बिंदु से जो है प्रतिरोधों को लगाया जाता है। तो अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो प्रतिरोध का मान, जो कुल प्रतिरोध का मान है वो बढ़ जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। लेकिन अगर समांतर क्रम में लगाते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो यहाँ पर घटाना है, घटाने के लिए उसे समांतर क्रम में लगाएंगे, जिसको हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। यदि किसी धारावाहिक चालक में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी धारावाहिक चालक में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो दिक्सूची की जो सुइयां होती हैं उसमें भी वो भी विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है हमारा यहाँ समाप्त होता है। यहाँ इस मॉडल टेस्ट पेपर के आप जो हैं आंसर देख सकते हैं। यदि लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हैं उत्तर 3 से शुरू होते हैं। देखिए ब्यूटेनॉन की संरचना आपको दिखा रखी है जिसमें 4 कार्बन दिखा रखे हैं और बीच में ये नॉन समूह, जो कीटोन समूह बीच में C डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है आपको, ये कीटोन समूह है, नॉन होता है ना इसमें, तो नॉन में आपको ये समूह लगता है जो कि बीच में लगता है। दूसरा अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया का एक दूसरा उदाहरण भी आप लिख सकते हो, जो कि सोडियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट और उसमें नमक डाल सकते हैं NaCl, तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बन जाता है। इसी तरीके से ये तनुकरण, एल्यूमिनियम, आयरन वाला प्रश्न है। यहाँ आप इनके उत्तरों को अच्छे से देखते जाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।